A beehive is an enclosed cell structure in which some honeybee species of subgenus Apis live and raise their young. Each cell is in the form of hexagonal shape. तो इन क्वेश्चंस में, केस स्टडी क्वेश्चंस में हम क्या ऑब्जर्व करें कि पहले बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी होती हैं जिनको देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वो दे रहे हैं हमें. अगर फिर भी नहीं समझ आ रही आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसकी लेंथ को देखकर आप डर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना है. तो एक बिहाइव है, यानी कि एक मधुमक्खियों का छत्ता है. दैट इज़, वो होता क्या है उसके बारे में बता रखा है, और फिर ये बता रखा है कि हनी बीज कौन सी सबजीनस का हिस्सा है, यानी एपिस का. फिर उसमें मेन पार्ट जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर है उसकी शेप कैसी है, हेक्सागोनल. मीन्स उसके कितनी साइड्स हैं, उसके एक सेल की कितनी साइड्स हैं, 6. और एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मीन्स जिसकी साइड्स कैसी हों, इक्वल. तो एक रेगुलर हेक्सागन यानी ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं. और ये एजेस, और ये भी अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ये भी क्वेश्चन में बता रखा है, देयर आर 6 एजेस ऑफ इक्वल लेंथ्स, यानी यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है. नाउ टेकिंग O एज द सेंटर, जॉइन ऑल वर्टिसेस विद द सेंटर. ये फिगर जो आपके राइट हैंड साइड बिहाइव के. नाउ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी को ये भी याद नहीं है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, तो वो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन में दी हुई है. 2 triangles are said to be similar if their all corresponding angles are equal, यानी उसके सारे corresponding angles equal हो, and all corresponding sides are proportional. ध्यान दें, equal नहीं, सारी corresponding sides क्या होंगी, proportional होंगी. तो अगर आपको ये याद भी नहीं है कि सिमिलैरिटी क्या होती है तो वो भी गिवन है. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पार्ट ए, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन इन दी फिगर. अब फिगर जो हमारा ये गिवन है, जिसकी हमने लेबलिंग कर रखी है हेक्सागोनल ABCDEF विद सेंटर O, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं. तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमारे पास कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में, 6. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. Part B. If area of 2 triangles is equal, then it is always, अगर उनका एरिया इक्वल हो तो वो कैसे ट्राइंगल्स होंगी, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द गिवन फिगर, सो दे आर 6 triangles. Which similarity property is used for making above similar triangles? By SSS congruency. Part E. Find the area of the hexagon if each edge is a unit. A unit means का मतलब क्या है, 1. जब हर एज 1 यूनिट की होगी तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. If you don't know this, please memorize this formula. Area of equilateral triangle is under root 3 upon 4 side square. So we will apply this formula here. We will get 6 into under root 3 by 4 into a square. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So what remains is 3 root 3 upon 2 a square. So this is the area of hexagon. Second question. Campaign against PUBG game. Using of mobile screen for long hours, it makes lazy, affect your eyesight and give you headaches. Those who are addicted to playing PUBG can get easily stressed out or face anxiety issues in public due to lack of social interaction. ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है जो वैसे इम्पोर्टेंट है लेकिन मैथ्स पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर किया जा सकता है. Now, to raise the social awareness about all effects of PUBG, a school decided to start ban PUBG campaign. Students are asked to prepare campaign board in the shape of a rectangle as shown in the figure. So we are given x-axis and y-axis and there is a rectangle on which ban PUBG is written. We have coordinates A, B, C and D. Now part A is find the area of the board. We know the formula of area of rectangle, that is length multiplied by breadth. But here what is length? It is AB. And what is breadth? It is AD. So we don't know the value of AB and AD, but we know the coordinates of the points A, B and D.
So from there we will be using distance formula to find the length of AB and BC. So using the distance formula, AB is equal to under root 8 minus 2 whole square plus 2 minus 2 whole square. That is equal to root 6 square plus 0 square. That is equal to root 36. That is equal to 6 centimeter. Similarly, value of BC will be under root 8 minus 8 square plus 6 minus 2 whole square. That is equal to root 0 square plus 4 square. That is equal to root 16. So that is equal to 4 centimeter. Now we have both the values of AB and BC. Now it is easy to find the area of board. That is equal to area of rectangle ABCD, and that is equal to length multiplied breadth. That means it is equal to AB multiplied by BC. That is equal to 6 multiplied by 4. That is equal to 24 centimeter square. Part B. If cost of 1 centimeter square of board is rupees 8, then find the cost of board. अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपीज. सो अब हमें बताना है कि हमारा जो बोर्ड बनेगा वो कितने में बनेगा, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो इट इज इजी. सो टोटल कॉस्ट ऑफ बोर्ड विल बी एरिया ऑफ बोर्ड मल्टीप्लाइड बाय rate. That is equal to 24 multiplied by 8. That is equal to 192. So answer is rupees 192. Part C. Find the intersection point of the diagonals. For that we need to know the property of rectangles. We know that the diagonals of a rectangle bisect each other. क्या मतलब है इस बात का कि जो rectangle है उसके diagonals एक दूसरे को intersect करते हैं. यानी कि यहाँ हम कौन सा formula use कर सकते हैं, midpoint formula. So let's use it. So we know that the diagonals of a rectangle intersect each other. So use midpoint formula. Therefore, we can say midpoint formula is to find the value of x, we have x1 plus x2 upon 2. Similarly, y is equal to y1 plus y2 upon 2. That implies x is equal to 2 plus 8 by 2 and y is equal to 2 plus 6 by 2. So x is equal to 10 upon 2, that is 5, and y is equal to 8 upon 2, that is equal to 4. So the coordinates are 5, 4. Part D. If we replace x axis and y axis, then find the coordinates of C. So they will be 6, 8. Part E. Find the image of a point D about the x-axis. D is equal to 2, 6. So what is the image? Image will be 2, minus 6. Next question. Spinning wheel game. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So figure is given and these are equally likely outcomes. So what is the probability that the point lie on the number? अब एक स्पिनिंग व्हील गेम है जिसमें अगर हम स्पिन करेंगे तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है कि वो किसी पर्टिकुलर डिजिट पे आकर रुकेगा वो एरो. सो नंबर्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 8. सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन से नंबर पे आकर रुके, 8 पे. सो लेट E1 बी इवेंट ऑफ गेटिंग एरो एट नंबर 8. देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 विल बी 1. And we know the total number of events are 8. So what will be the probability of E1? It is equal to 1 upon 8. Part 2. What is the probability that it will point to an odd number? So let E2 be the event of getting an arrow at odd number. So which are the odd numbers? They are 1, 3, 5, 7. So how many favorable outcomes are there? They are 4. And total number of outcomes are 8. So therefore probability of E2 is equal to 4 upon 8, that is equal to 1 upon 2. Part 3. Find the probability of getting a number greater than 2. Let E3 be the event of getting arrow at number greater than 2. And which are the numbers greater than 2? They are 3, 4, 5, 6 and 6, 7 and 8. So therefore favorable outcomes will be 6. So probability of E3 is equal to 6 upon 8, that is equal to 3 upon 4. Part 4. Find the probability of getting a number less than 9. So let E4 be the event of getting arrow at a number less than 9. So how many numbers are there which are less than 9?
They are 8. So number of favorable outcomes will be 8. Therefore, probability of E4 is equal to 8 upon 8, that is equal to 1. Part 5, the easiest one. If a pointer lies in the mid of the number 2 and 3, then find the probability. क्योंकि हमारा पॉइंटर किसी नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ना तो वो 2 पे लाई कर रहा है ना वो 3 पे लाई कर रहा है, तो ऐसे चांसेस को हम कैसे कंसिडर करें, उसे डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता. सो इन सच अ केस द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन. In the current scenario, government has policy to make a highway as soon as possible. So the constructor used the heavy machine instead of using man labor. A machine operator dug out a field in the shape of a circular shape having radius 3 meter and some depth of 10 meter. अब इस क्वेश्चन में भी बाकी थ्योरी जो हमारे काम की नहीं है वो क्या है, करंट सिनेरियो से लेकर मैन लेबर तक, वहाँ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. अब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मशीन ऑपरेटर है उसने जो मिट्टी निकाली वो किस शेप में निकाली है, सर्कुलर शेप में, और उसका रेडियस गिवन है और डेप्थ गिवन है. यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू होता है. सो पार्ट ए, when the machine operator dug out the field in the given dimension, the 3-dimensional shape of the digging area is. जब मशीन ऑपरेटर ने वो मिट्टी बाहर निकाली तो जो 3-dimensional शेप बनेगी वो क्या होगी. अब जाहिर सी बात है, अगर वो सर्कुलर शेप में निकाल रहा है और उसकी कुछ पर्टिकुलर डेप्थ है तो ऐसी शेप क्या बनती है, दैट इज सिलेंडर. सो द शेप इज सिलेंड्रिकल. पार्ट बी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. अब हमें शेप पता चल गई है तो उसका फॉर्मूला यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वेयर वी नो द वैल्यू ऑफ आर एंड एच. लेट्स पुट द वैल्यूज. दैट इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10. दैट implies 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 90, दैट इज इक्वल टू 282.6 मीटर क्यूब. यहां ध्यान रखना है कि यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्या होगी, क्यूब में होगी. तो क्योंकि मीटर गिवन है तो मीटर क्यूब. पार्ट सी, हाउ मच द कवर एरिया ऑफ द फील्ड इज डग्ड आउट. सो एरिया ऑफ सर्कल यहां यूज होगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 28.26 मीटर स्क्वायर. पार्ट डी, फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द डिग्ड फील्ड. अब इनर सरफेस एरिया में हमारा एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का, और एक जो जमीन जहां तक उसे खोदा गया है उसके बाद भी नीचे क्या बनेगा, सर्कुलर बेस. सो एरिया ऑफ बॉटम सरफेस. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस. बॉटम सरफेस पे कैसा एरिया बना है, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं यहाँ. दैट इंप्लाइज 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3.14 या 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की, मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 188.4 प्लस 28.26, दैट इज इक्वल टू 216.66 मीटर स्क्वायर. पार्ट ई, if the cost of digging out 1 cubic meter field is ₹50, find the total cost of complete digging out field. तो इसने कॉस्ट दी है हमें 1 क्यूबिक मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए. तो हमें टोटल जितना खोदना है उसके लिए हमारे कितनी कॉस्ट लग जाएगी, कितने पैसे लग जाएंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग फील्ड इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिग्ड सॉइल, दैट इज इक्वल टू 50. हमने ऊपर वॉल्यूम निकाली थी, वो कितनी थी, 282.6. सो दैट इज इक्वल टू 14,130. Next case study. It is about probability of space. A circle with diameter 20 centimeter is drawn somewhere on a rectangular piece of paper with length 40 centimeter and width 30 centimeter. This paper is kept horizontal on the table and a very small size of die is dropped on the rectangular paper without seeing towards it. So, write the interval in which the probability of any event lies. देखो क्वेश्चन जो भी गिवन था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस का, सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से लेना देना है. हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज के होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा क्या होती है, किससे किसके बीच लाई करती है, 0 to 1. ये क्वेश्चन वही है. इसने हमसे रेंज पूछी है कि किसी भी
इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि उसके एक तो वो होगा ही नहीं, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, एक वो होगा 100% होगा, दैट इज 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी इनके बीच में लाइक रहेगी 0.2, 0.25, 0.4, 0.9, 0.99, 0.98, यानी वो 1 हो सकती है, 1.1 नहीं हो सकती, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। सो द इंटरवल इज 0 to 1। पार्ट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट। जब इवेंट ही इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो उसके होने के चांसेस क्या होंगे, 0। पार्ट सी, इन टॉसिंग ऑफ अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर। अब क्योंकि डाई है, डाई में कितने नंबर होते हैं, अगर फेयर डाई है तो 6, सो 6 नंबर्स हैं, तो उसके नंबर्स आने के चांसेस भी कितने होंगे, 6, तो 6/6, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, दैट इज इक्वल टू 1। पार्ट डी, अब जो हमें फिगर दी गई है क्वेश्चन में, उसका रोल पार्ट डी से स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ डाई दैट फॉल्स इनसाइड द सर्कल। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब हमने डाई थ्रो की बिना देखे, तो वो कितने चांसेस हैं कि जो हमें सर्कल बनाया था रेक्टेंगल पे, उसके अंदर जाकर गिरेगी। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 multiplied by 10 multiplied by 10, that is equal to 2200/7 centimeter square. Similarly, let us find the area of rectangle. Area of rectangle is length multiplied by breadth, that is equal to 40 multiplied by 30, that is equal to 1200 centimeter square. So now we can find the probability of die which falls inside the circle. So what is probability? It is favorable outcome upon total. सो फेवरेबल आउटकम इज कि वो सर्कल के अंदर गिरे, तो उसके होने के चांसेस क्या है, जितना उसका एरिया है, दैट इज इक्वल टू 2200/7 अपॉन टोटल। सो टोटल इज एरिया ऑफ, व्हाट वाज द टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट इज अपॉन 1200। सो 0 and 0 gets cancelled out, so what remains is 11/42. So probability that die falls inside the circle is 11/42। आप चाहे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। पार्ट ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग डाई लैंड आउटसाइड द सर्कल। अब इसे करने के दो तरीके हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि डाई जो है वो बाहर गिरी है सर्कल से, तो अगर सर्कल के बाहर गिरी है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम वो एरिया फाइंड आउट करेंगे जो सर्कल का नहीं है, पूरे रेक्टेंगल में से एरिया का सर्कल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा बचा हुआ जहां सर्कल नहीं बनता, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा उस केस के लिए अपॉन टोटल एरिया। लेकिन हमें दूसरा तरीका इजी पड़ता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। दैट मीन्स मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, जिसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से रिप्रेजेंट कर रही हूं, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। अब हमारा इसने क्या पूछा है कि वो सर्कल के बाहर गिरे, दैट मीन्स वो सर्कल वो ऑपोजिट है इसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई फॉलिंग इनसाइड द सर्कल, उसके ऑपोजिट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग अ डाई आउटसाइड द सर्कल। तो मैं इसे ऐसे भी निकाल सकती हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने पहले वाले पार्ट में निकाला था, दैट इज इक्वल टू 11/42। सो दैट इंप्लाइज 42 माइनस 11/42, दैट इज इक्वल टू 31/42। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारी वीडियोस आपको 2 प्लेलिस्ट में मिलेंगी, एक क्लास 10 मैथ्स की प्लेलिस्ट और दूसरी प्लेलिस्ट जिसमें स्टैंडर्ड मैथ्स के केस स्टडीज के क्वेश्चंस हैं। आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं।